स्वागत दोस्तों, आगे के साथ यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पर्पल की सारी बड़ी यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार के सामने मुस्लिम समाज के लोगों ने किया जोरदार तरीके का प्रोटेस्ट। बताएंगे किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए आते, मामला एकदम उल्टा पड़ गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा रोकने के लिए FIR दर्ज किया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या ये पूरा मामला है। इसी के साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी, बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण। दोस्तों वहीं पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से किया गया मोदी का स्वागत, लेकिन अमित शाह को एक अलग ही तरीके के नारे से स्वागत किया गया दोस्तों, जिसे लेकर भाजपाई भड़के पड़े हैं। और बताएंगे CSDS के प्रमुख पर क्यों FIR दर्ज की गई है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे, सिलसिलेवार तरीके से पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, और इस बार 20 साल की सरकार निकम्मेपन नकारापन को बदलने जा रही है जनता, और बनेगी परिवर्तन के बाद नई सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोरदार तरीके की यात्रा चल रही है। दोस्तों ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मदरसा शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया है। दोस्तों आपको बता दें कि पटना के बापू सभागार के अंदर नीतीश कुमार जब अल्पसंख्यक समाज के लोगों से संवाद करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों, तो अपने सरकार के कार्यों से लोगों को अवगत कराते हुए कई सारे तथाकथित दावे कर रहे थे कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए क्या कुछ किया है। दोस्तों इसके बाद नीतीश कुमार को जोरदार तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मदरसा शिक्षकों को लेकर नीतीश कुमार के झूठे दावे और बेफजूल की बातें सुनकर लोग बुरी तरीके से भड़क गए। दोस्तों मदरसा बोर्ड के 100वीं वर्षगांठ में पहुंचे लोगों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछना शुरू कर दिया और नीतीश कुमार को कई सारी शिकायतें भी दी गई। दोस्तों इस पर नीतीश कुमार कुछ शिकायतों पर सुनवाई तो करते हैं, लेकिन बाद में सारी शिकायतों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सारे शिकायतों को दूर कर देंगे और आश्वासन देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों लेकिन इसके बावजूद जोरदार तरीके से हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई और कहा गया कि हमको न्याय चाहिए, हमको हमारा वेतन चाहिए, यानी मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान वेतन की मांग की गई है। दोस्तों और तमाम तरीके के अन्य मुद्दों को लेकर भी जोरदार तरीके से हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। दोस्तों जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लोगों को धोखा दिया है दोस्तों, और उसके बाद एक के बाद एक कई सारे नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड छोड़कर अलग अलग पार्टियां या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि मुस्लिम समाज में नीतीश कुमार को लेकर काफी नाराजगी है। दोस्तों ये नाराजगी अब नीतीश कुमार के सामने ही फूट गई है, जब उनको मुर्दाबाद के नारे सुनने पड़े हैं। अगर आप भी मानते हैं कि एक टाइम में नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता के तौर पर जाने जाते थे, आज वो मुस्लिम समाज के लिए धोखा करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में बने रहने के लिए हर तरीके के कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार को जब टोपी पहनने के लिए बोला गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। दोस्तों दरअसल नीतीश कुमार के मंत्री जमा खां की ओर से टोपी पहनने के लिए बोला गया, लेकिन नीतीश कुमार टोपी पहनने से मना कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार धीरे धीरे करके मुस्लिम समाज को एक मैसेज दे रहे हैं कि अब उनको मुस्लिम समाज के लोगों की कोई चिंता नहीं है। नीतीश कुमार को कई बार लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों के पहचान टोपी को पहनते हुए देखा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार बीजेपी को खुश करने के लिए कन्नी काट रहे हैं। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। पूरे मामले को लेकर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस जीप गाड़ी के ऊपर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, उसके ड्राइवर के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें कि नवादा के अंदर FIR दर्ज हुआ है दोस्तों। नवादा में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान गाड़ी के नीचे एक पुलिसकर्मी का पैर फंस जाता है दोस्तों, जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है और बाद में प्लास्टर भी होता है। बताया गया है कि फ्रैक्चर हो चुका है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज की गई है और गाड़ी चालक के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। जख्मी सिपाही का नाम महेश कुमार है दोस्तों, जिससे राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और उनको उनके हाल के बारे में पूछा भी था। दोस्तों आपको बता दें कि महेश कुमार सदर SDO 1 के अंग रक्षक के रूप में तैनात है दोस्तों। ऐसे में ये जो घटना हुई काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी दोस्तों, लेकिन इस पर भी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ड्राइवर के ऊपर मामला दर्ज करवा के कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस यात्रा को आगे बढ़ाने से रोका जाए। कुल मिलाकर दोस्तों एक तरीके से डिमोरलाइज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस सिपाही के ऊपर गाड़ी चढ़ी थी, उनके पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ी थी, उसे बुलाकर पूछताछ की और उनसे उनका हाल जाना दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी ने डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजाम भी किया दोस्तों। ऐसे में आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वोटर अधिकार यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी मुंगेर के अंदर बारिश के अंदर भाषण देते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कुछ सालों से चुनाव हो रहा है, पब्लिक का मूड एक होता है लेकिन नतीजा कुछ और निकलता है। सबको लगता है कि चुनाव में कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन होता कुछ नहीं, केवल गलत होता है, यानी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि मेरा पूरा विश्वास है कि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे में हेरफेर किया गया। महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, केवल विधानसभा में किया, ये सारे वोट बीजेपी के
गठबंधन में गए हमारा वोट कम नहीं हुआ, लेकिन जहां पर ये वोट बढ़ गए वहां पर बीजेपी जीत गई। मुंबई के एक विधानसभा में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। राहुल गांधी की ओर से उठाए गए कई सारे सवालों को लेकर जनता की ओर से जोरदार तरीके का समर्थन मिल रहा है दोस्तों, और जो रिस्पांस है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता इस बात को एकदम स्वीकार कर रही है कि राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, डंके की चोट पर सच बोल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों प्रियंका गांधी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के नेता जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी है, तो प्रियंका गांधी अपने वायनाड के विकास के लिए वहां पर अस्पताल बनाने के लिए वहां के हेल्थ सिस्टम के लिए जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची थी। दोस्तों इस दौरान तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही है, लेकिन जेपी नड्डा कहीं और देख रहे हैं। शायद वो उतने कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं देते जितने कॉन्फिडेंट प्रियंका गांधी नजर आती है। दोस्तों ऐसे में उनके साथ में वायनाड के कुछ लोग भी पहुंचे थे। इसके बाद सभी ने मांग की है कि वायनाड के क्षेत्र के विकास के लिए वहां पर हेल्थ प्रोजेक्ट को और ज्यादा मजबूत किया जाना जरूरी है, और वायनाड के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, आदिवासी आबादी है, उनके लिए हेल्थ के सिस्टम को सुधारने की जरूरत है और उनके लिए अतिरिक्त तरीके के इंतजाम करने की जरूरत है। स्पेशलाइज्ड ट्रॉमा सेंटर बनाने की भी मांग की गई है दोस्तों, और जो एनिमल अटैक यानी जानवरों के जो हमले होते हैं उसे लेकर भी क्षेत्र के अंदर एक अस्पताल बनाने के लिए बोला जा रहा है। कुल मिलाकर कई सारी डिमांड लेकर प्रियंका गांधी पहुंची है। दोस्तों देखते हैं ऐसे में जो सबसे बड़ी डिमांड है वो एम्स केरला में बनाने की है, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया। प्रियंका गांधी इसी बात को फिर से उठाते हुए जेपी नड्डा से बात कर रही थी। दोस्तों आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के अंदर जोरदार तरीके से वोट चोरी के आरोप लगाते हुए जनता के बीच में मैसेजिंग कर रहे हैं दोस्तों। दूसरी ओर जब संसद के अंदर बिल पास करने के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया गया दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता नरेंद्र मोदी को लेने के लिए जाते हैं और माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जैसे कोई देश का राजा पार्लियामेंट के अंदर आ रहा हो दोस्तों, नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी के आते ही इंडिया गठबंधन के सांसदों की ओर से प्रतिक्रिया दी जाती है दोस्तों। भाजपाइयों के द्वारा लगाए जा रहे मोदी मोदी के नारे के बीच वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जाते हैं दोस्तों, जिस पर स्पीकर भड़क भी जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार नारेबाजी जारी रहती है और स्पष्ट तौर पर बोला जाता है कि हम लगातार बोलेंगे, डंके की चोट पर बोलेंगे और बिल्कुल शांत नहीं होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी वाले जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का तथाकथित तरीके से स्वागत करते हुए माहौल बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने एकदम सही किया है। इस तरीके का नारा लगाकर भाजपाइयों को आईना दिखाकर दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह को भी इसी तरीके से स्वागत का सामना करना पड़ा। दरअसल हुआ यह कि जब अमित शाह पार्लियामेंट पहुंचे दोस्तों, तब अचानक से इंडिया गठबंधन के सांसदों की ओर से गो बैक तड़ी पार गो बैक के नारे लगाए गए। आप लोग जानते हैं दोस्तों किसके लिए इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो नरेंद्र मोदी के लिए भी एक नारा और अमित शाह के लिए भी एक नारा बोला जा रहा है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सीएसडीएस के प्रमुख संजय कुमार के खिलाफ नागपुर पुलिस ने चुनावी प्रक्रिया से संबंधित गलत जानकारी फैलाने पर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया दोस्तों। इस एफआईआर को लेकर कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर जानकारी छिपा रहा है, सच नहीं बता रहा, उन्होंने मतदाता सूची मिटा दी। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए। चुनाव आयोग की पारदर्शिता इस समय सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। पटोले ने कहा कि चुनाव आयोग डेटा छुपाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है और इसे न्यायिक जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों संजय कुमार पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ भी बयान देते हुए डेटा जारी करते हुए महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कई सारे धांधली के आरोप लगाए थे दोस्तों। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और कहा कि मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हालांकि दोस्तों किसी ने यह नहीं बताया कि संजय कुमार ने माफी क्यों मांगी। अगर आप भी मानते हैं कि एक एक्सपीरियंस व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन में सर्वे का काम करता आया है और ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल सब कुछ तैयार करता आया है, केवल आंकड़ों से खेलता आया है, उससे कैसे गलती हो सकती है। चुनाव आयोग के डेटा के हिसाब से ही दावा करते हुए उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर सनसनीखेज दावा किया था दोस्तों। एक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 40% वोट यानी टोटल नंबर ऑफ वोट के बढ़ जाने का दावा किया था दोस्तों। इस सनसनीखेज दावे के बाद वो पलट जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या वो पलटे हैं या पलटाए गए हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन वालों को लगता है दोस्तों कि बिहार वालों को कोई एस्पिरेशन नहीं है, कोई उन लोगों की महत्वाकांक्षा नहीं है, उनको केवल ट्रेन दे दो और ट्रेन से वो खुश हो जाएंगे और एनडीए गठबंधन को वोट दे देंगे। इसीलिए दोस्तों बिहार के अंदर मोदी सरकार ने एक तथाकथित तोहफा लोगों को दिया है और दिवाली छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है दोस्तों। यानी सोचिए बिहार के लोगों के लिए ट्रेन से जाने की यात्रा सुगम करने के लिए जो प्लान बनाया जा रहा है उसको एक तोहफे के तौर पर बताया जा रहा है, ये जबकि लोगों का एक बेसिक अधिकार है। और अगर मोदी सरकार लोगों को ट्रेन मुहैया नहीं करवाएगी,
ऐसा अभी भी हो रहा है तो लोग दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे अपना घर जाने का। और वैसे भी आप लोगों को याद होगा जो कोरोना के टाइम में ज्यादातर बिहार के प्रवासी अपने अपने घर की ओर निकले दोस्तों, तो बीजेपी सरकार के पास उपलब्ध व्यवस्था नहीं थी लोगों तक को घर तक ले जाने के लिए दोस्तों। तब तो लोगों को पैदल अपने घर जाना पड़ा, हजार हजार किलोमीटर तक साइकिल चला के लोग पैदल गए, तमाम तरीके ढूंढ ढूंढ कर दोस्तों जैसे तैसे घर पहुंचे थे, गांव पहुंचे थे। और अब क्योंकि चुनाव है और दीपावली छठ का मौका रहेगा तो कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार लोगों के हित की बात करती है, इसीलिए 1200 ट्रेन चलाए जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों अब लोग ये पूछ रहे हैं कि ट्रेन तो चलाओगे, लेकिन ये बताओ कि जो स्पेशल ट्रेन चलाओगे वो कितने घंटे लेट होगी और लोगों को बैठने की जगह कितने लोगों को मिल पाएगी। सबको पता है दोस्तों कि ये केवल जुमलेबाजी है, कौन देखने जा रहा है कितने ट्रेन चल रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि बिहार रूट पर ट्रेन की हालत खस्ता है दोस्तों, यानी या तो ट्रेन भी नहीं उपलब्ध करवा पा रहे लोगों के एस्पिरेशन को, यानी लोगों की महत्वाकांक्षा को भरना तो दूर की बात है दोस्तों। इस पर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि फिर बोलेंगे तो लोग बोलेगा कि खेसारी बहुत बोल रहा है। ढोल पीटने से पहले ये सोच लेते कि बिहार से कितने लोगों को दूसरे राज्यों में काम करने जाना पड़ता है। पूछिएगा अपने रिश्तेदार से कि कंफर्म टिकट मिला या नहीं मिला। इतना होने के बावजूद सेमीकंडक्टर प्लांट दूसरे राज्य में लगता है, लेकिन बिहार में अमृत भारत ट्रेन चलाया जाता है। यानी दोस्तों सवाल एकदम जायज है, अगर बिहार के लोगों का विकास प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार तथाकथित तौर पर प्रायोरिटी रखते हैं, यानी प्राथमिकता है उनकी, तो फिर बिहार को सेमीकंडक्टर के प्लांट क्यों नहीं दिए जा रहे, बड़े बड़े इंडस्ट्री क्यों नहीं दिए जा रहे। केवल हवाबाजी करके 2-4 ट्रेन चला देना, 200-2000 ट्रेन चला देना, और उन ट्रेन के भी क्या हालात है आप लोग जानते हैं दोस्तों। ये पूरी तरीके से बिहार चुनाव से पहले बिहार के लोगों को गुमराह करने और उनके साथ भद्दा मजाक करने का मामला है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादातर वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में भारी विरोध के बीच पेश किए गए 30 दिन तक जेल में रहने वाले बिल यानी पीएम सीएम या मंत्री को पद से हटाने वाले विधेयक पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा दोस्तों कि हम मध्यकालीन युग में वापस जा रहे हैं, जहां पर राजा अपनी मर्जी से कुछ भी काम किया करता था, किसी को भी हटा दिया करता था। संसद के सेंट्रल हॉल में विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोला गया दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि निर्वाचित व्यक्ति क्या होता है इसकी कोई अवधारणा ही नहीं है, उसे आपका चेहरा पसंद नहीं आता, इसलिए वह ईडी को केस दर्ज करने को कहता है और फिर एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए व्यक्ति को 30 दिनों तक जेल के अंदर रखा जाता है और बाद में उसे हटा दिया जाएगा। ये एक अलग ही तरीके का नियम आया है दोस्तों, यानी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और विपक्ष के जितने भी लोग हैं, खासकर जो मुख्यमंत्री पद पर है, उनको फंसाने की एक बड़ी साजिश हो सकती है दोस्तों। ऐसे में जो एजेंसियां ईडी है, आईटी है और जो सीबीआई है, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि किस तरीके से काम करती है, और ऐसे में इन्हीं एजेंसियों के जांच पड़ताल के बाद नेताओं को जेल में रखा जाएगा। और 30 दिन तक जेल में रखा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि आप लोग सब जानते भी हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर अंदर खाने कुछ सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है दोस्तों। इस चर्चा में दावा किया जा रहा है कि एक सत्ताधारी दल के यानी एक गठबंधन के 140 एमपी ऐसे हैं, सांसद ऐसे हैं जो एक बड़े भारत के बिजनेसमैन के संपर्क में थे और किसी भी वक्त अपना समर्थन वापस ले सकते थे, और अगर एक भी गलती होती तो सरकार गिर जाती। कुल मिलाकर दोस्तों कई लोगों का दावा है कि अंबानी और अडानी में आपस में बिजनेस की राइवलरी जो चलती है, जो आपस में बिजनेस को लेकर विरोध चलता रहता है, उसी से जोड़कर ये पूरा मामला है। कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग संकेत में ही समझ गए होंगे कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है। जो भी जानकारी से जुड़ी अगर ऑफिशियल आएगी तो आप तक लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन अभी लगातार सुगबुगाहट तेज है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पार्टी के राज्यसभा के सांसद रघुनाथ रेड्डी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की दोस्तों। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से यह मुलाकात काफी बेहद अहम है दोस्तों, क्योंकि कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इशारा किया था कि वो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के साथ में जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश के ही पूर्व रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के को मैदान में उतारा दोस्तों। उसके बाद अब जगन मोहन रेड्डी के पार्टी के कुछ नेता इशारा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग अब एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ में आ सकते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दोस्तों। और क्योंकि आंध्रा के बेटे हैं दोस्तों, तो इसीलिए सारी पार्टी को आंध्र प्रदेश की पार्टियों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, यहां तक कि बीजेपी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश बीजेपी भी अब बुरी तरीके से फंस चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक काफी ज्यादा रंग लेकर आ रहा है दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संसद का मॉनसून सत्र अब संपन्न हो गया है दोस्तों। दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। मौजूदा सत्र पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। 21 जुलाई से शुरू हुए सत्र के दौरान लोकसभा में महज 37 घंटे और राज्यसभा में महज 41 घंटे चर्चा हो पाई। दोनों सदनों के अंदर 12 और 1 में 15 यानी टोटल मिलाकर 27 बिल पास हो गए दोस्तों, जबकि सदन की कार्रवाई बीते दिन अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दी गई है। ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी है दोस्तों। आपको बता दें कि सदन के सारे बड़े नेता जो है वो आजकल अपने अपने काम पर लग गए हैं, तो शायद यही बड़ा कारण है कि स्थगित कर दी गई। और वैसे
भी SIR के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला था। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में, अपनी राय जरूर लेकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आदित्य ठाकरे ने उठाए कई सारे सवाल। बोले क्या हमारे जवानों का जो बलिदान है और पहलगाम के जो पीड़ित हैं, क्या उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है? आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाते हुए कहा कि BCCI और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने वाले लोगों से मेरा सीधा सवाल है कि क्या यह खेल पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले हमारे देश के नागरिकों और हमारे जवानों के बलिदान से ऊपर है, बढ़कर है? यानी पैसा क्या बलिदान से ऊपर है? कुल मिलाकर दोस्तों BCCI से ये गंभीर सवाल पूछे जाने चाहिए। आप लोग जानते हैं कि BCCI पर आजकल किसका कंट्रोल है और देश के अंदर राष्ट्रवाद का दावा कौन करता है, अपने आप को राष्ट्रभक्त कौन बताता है, और अब पाकिस्तान के साथ में सीरीज खेलने के लिए किस सरकार ने मंजूरी दी है दोस्तों, क्योंकि बिना सरकार के खेल मंत्रालय के मंजूरी के ये हो ही नहीं सकता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जनता को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है और ऐसे फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल होता है दोस्तों, जिस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी का एक अंधभक्त है जो कहता है कि अमेरिका क्या कहता था, आज हम उससे कहते हैं कि तू कौन है बे। इस तरीके का एक वीडियो है दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी होगा। और जो वो व्यक्ति है अब वो भी बीजेपी सरकार की हकीकत समझ चुका है दोस्तों, और सोशल मीडिया पर उसका जो प्रोफाइल है उस पर देखा गया है कि अब वो अपने आप को एक्स बीजेपी सपोर्टर बताता है, यानी पुराना बीजेपी सपोर्टर बताता है, यानी अब वो भाजपा को सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। यानी जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर कई सारे बड़े खुलासे किए, तब से लगातार एक के बाद एक बीजेपी के समर्थक धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय बोलते चले जा रहे हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा इस पूरे मामले पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में नए ट्रेन चलाने को लेकर जो फैसला लिया गया दोस्तों, खासकर जो स्पेशल ट्रेन है उसे लेकर बीजेपी के नेता और जनता दल यूनाइटेड के नेता इस तरीके से माहौल बना रहे थे दोस्तों जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट बिहार को दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस घोषणा में खुद रेल मंत्री मौजूद है, उनके साथ में जेडीयू के नेता मौजूद है दोस्तों, और बिहार के उप मुख्यमंत्री मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद है दोस्तों। इस तरीके से माहौल बनाया जाता है जैसे बिहार के लिए बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की जा रही है। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने बीते दिन अपना नामांकन दाखिल कर दिया है दोस्तों, और कहा है कि यह चुनाव किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि भारत की अवधारणा की अभिपुष्टि करने के बारे में है, जहां संसद निष्ठापूर्वक कार्य करे, असहमतियों का सम्मान किया जाना चाहिए, संस्थाएं स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करे। रेड्डी ने एक बयान में कहा कि आज मुझे विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करने का सौभाग्य मिला। मैंने ये नामांकन पत्र विनम्रता, जिम्मेदारी और हमारे संविधान के निहित मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की गहरी भावना के साथ में दाखिल किया है। आप लोग इस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा की विधायक विनेश फोगाट और एसएचओ के बीच में जमकर बहस देखने को मिली है दोस्तों। हरियाणा के अंदर दारू पी रखी है क्या, एसएचओ ने यह सवाल पूछती है कांग्रेस पार्टी की एमएलए विनेश फोगाट दोस्तों, और एसएचओ के साथ में बहस हो जाती है। गुमशुदगी का केस को लेकर फोन पर विनेश फोगाट की जुलाना थाना प्रभारी से बहस हो गई। एसएचओ ने कहा कि तू कौन बोल रही है, इस पर विधायक ने बोला कि आपको बोलने की तमीज नहीं है क्या। यानी कांग्रेस पार्टी की एक विधायक है दोस्तों, और भारत में कई सारे मेडल जीती हुई है, ओलंपिक भी जीती हुई है। इसके बावजूद बीजेपी सरकार के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के हौसले किस तरीके से बुलंद है दोस्तों, और किस तरीके से एक विधायक से पूछ रहे हैं कि तू कौन बोल रही है। सोचिए अगर ये बात किसी बीजेपी के नेता से पूछ लिया होता थाना प्रभारी ने, तो अभी तक शायद उसको पोस्ट से हटा दिया गया होता दोस्तों। लेकिन विनेश फोगाट से बदतमीजी करने के बावजूद, मीडिया के सामने बदतमीजी करने के बावजूद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इससे पता चलता है कि कैसे कुछ विधायकों को ज्यादा बीजेपी आगे बढ़ाती है, यानी खासकर जो खुद के विधायक है उनके लिए तो भाजपा खड़ी है, लेकिन जो सरकार है जिसका काम होता है कि विधायकों के प्रति सम्मान बना रहना चाहिए, अधिकारियों का एक सम्मान जनप्रतिनिधियों के प्रति होना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों के प्रति नहीं दिखाई देता है दोस्तों। इसी से पता चल रहा है कि कैसी सरकार बीजेपी के हरियाणा में चल रही है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 15 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर तलवार लटक गई है दोस्तों। चुनाव आयोग ने इन दलों को कारण बताओ नोटिस भेजकर डिलिस्ट करने की तैयारी कर ली है दोस्तों। इसमें भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, जनता दल हिंदुस्तानी, राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी, मिथिलांचल विकास मोर्चा समेत कई पॉलिटिकल पार्टी शामिल है दोस्तों। चुनाव आयोग ने इन सभी पार्टियों को 1 सितंबर को दोपहर 3 बजे बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सामने उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है दोस्तों। देखते हैं आगे क्या इस पर जवाब आता है और क्या कार्रवाई की जाती है। जो
भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत के अंदर आए थे और भारत में आकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी दोस्तों। इसके बाद चीन के विदेश मंत्री अब पाकिस्तान के दौरे पर चले गए हैं दोस्तों, और पाकिस्तान में जाकर वहां पर भी रिश्ते सुधार रहे हैं। ऐसे में लोगों ने कई सारे सवाल बीजेपी की सरकार से पूछे हैं कि आखिर पाकिस्तान के साथ जो चाइना अपने रिश्ते रखता है, बल्कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो युद्ध लड़ रहा था उसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो वैसे लोगों के साथ में अब क्यों बीजेपी की सरकार अपने संबंध अच्छे कर रही है? जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।